Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू यूज ट्रिपल कोट्स इन स्ट्रिंग्स एंड व्हेन टू यूज ट्रिपल कोट्स। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं तो ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर तो हम ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स एंड स्लाइस ऑपरेटर। फिर हमने देखा था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, कंकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज किया जाता है और रेपिटेशन ऑपरेटर यूज किया जाता है फॉर रेपिटेशन। फिर हमने देखा था कि मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन एंड नॉट इन, जिनकी मदद से हम चेक कर पाते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। उसे चेक करने के लिए, मेंबरशिप चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। फिर हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे की जाती है पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स जो है वो कंपेयर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ASCII वैल्यूज। उनके बेसिस पे ही कंसीडर किया जाता है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में और अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स की तरफ। अभी हमने स्ट्रिंग के मेथड्स नहीं पढ़े हैं, तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स कवर करेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग की मैनिपुलेशंस के लिए। तो पहला टॉपिक है हमारा रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। हमें अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है प्रोग्रामिंग में कि हमारे पास जो मीनिंगलेस स्पेसेस हैं हम वो रिमूव करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ राइट हैंड साइड की एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करें तो आर स्ट्रिप यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव किया जाए तो एल स्ट्रिप यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों ही साइड से जो भी मीनिंगलेस स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाए तो हम स्ट्रिप मेथड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। तो ये है मेरा वेरिएबल s और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डेटा डालने वाली। तो ये मेरे पास डेटा हो गया। लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी। सपोज ये डेटा लिखने से पहले मैंने ढेर सारी स्पेसेस दे दी और इजी के बाद में भी एंड करने से पहले भी मैंने ये डबल कोट से मैं एंड करी हूँ, इससे भी पहले मैंने ढेर सारी स्पेसेस दे दी। अब सपोज इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो मैंने ढेर सारी स्पेसेस दे दी, तो ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई जो कि मीनिंगलेस है। बट ये वाली भी मीनिंगलेस है एक्चुअल में, तो ये वाली भी ढेर सारी जो स्पेसेस हैं ये भी मीनिंगलेस है और ये भी मीनिंगलेस है। तो चलिए देखते हैं कि ये मीनिंगलेस स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं यूज कर रही हूँ एस डॉट एल स्ट्रिप, एस डॉट एल स्ट्रिप यूज कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की सारी स्पेसेस रिमूव हो गई हैं बट राइट हैंड साइड की स्पेसेस अभी भी हैं और सेंटर की स्पेसेस अभी भी हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ राइट हैंड साइड से स्ट्रिपिंग कर दूं तो मैं यूज करूंगी आर स्ट्रिप। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड की सारी स्पेसेस अभी भी वहीं पे हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड की स्पेसेस रिमूव हो गई। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एट द सेम टाइम दोनों साइड से दोनों साइड्स की स्पेसेस जो है वो मैं रिमूव कर दूं तो मैं यूज करूंगी स्ट्रिप मेथड। एस डॉट स्ट्रिप लिखूंगी तो दोनों साइड से जो स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी स्पेसेस रिमूव हो गई, राइट हैंड साइड से भी। लेकिन तीनों ही केसेस में ये जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं वो रिमूव नहीं होती हैं। इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं होता है। अगर आप जो डेटा लिख रहे हो उसके अंदर आप स्पेसेस डालोगे तो वो रिमूव नहीं हो सकती। हाँ, जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट डेटा है वो शुरू होने से पहले अगर स्पेसेस हैं और खत्म होने के बाद स्पेसेस हैं तो उस फालतू की स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग सब स्ट्रिंग्स। फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फाइंड और इंडेक्स। और रिवर्स में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, आर फाइंड और आर इंडेक्स। मतलब कि कोई भी सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है हमें मेन स्ट्रिंग के अंदर तो फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल के साथ इन दोनों को समझते हैं और डिफरेंस समझते हैं कि फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या आता है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी। तो मुझे कुछ भी अगर एक मेन स्ट्रिंग में फाइंड करना है तो नाम से ही पता लगता है कि फाइंड मेथड यूज कर सकती हूँ मैं। अगर कुछ भी मुझे फाइंड करना है अपनी मेन स्ट्रिंग में कि वो पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है कि नहीं तो मैं फाइंड मेथड का यूज कर सकती हूँ।
सपोज मैं सर्च करना चाहती हूँ कि इजी है कि नहीं है मेन स्ट्रिंग के अंदर, तो वर्ड इजी प्रेजेंट है इस मेन स्ट्रिंग में, तो जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी उस सब स्ट्रिंग की वो मुझे रिटर्न में मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे स्टार्ट इंडेक्स मिलता है हमेशा, जो भी मेरी सब स्ट्रिंग होगी उसका स्टार्ट इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे इजी का स्टार्ट इंडेक्स है 24, मतलब ई का इंडेक्स जो है वो है 24, इसलिए मुझे 24 रिटर्न हो रहा है। एस डॉट फाइंड, अगर मैं सिंगल कैरेक्टर सर्च करना चाहूँ तो सिंगल कैरेक्टर भी सर्च कर सकती हूँ। सपोज मैं एल सर्च करती हूँ, यहाँ पे फाइंड FIND होता है, और एल ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, इसीलिए मैं कैपिटल एल प्रिंट कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहला इंडेक्स पोजीशन होता है 0, और सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन पे एल है, तो मुझे इंडेक्स पोजीशन 0 शो हो रहा है फॉर एल। ऐसे ही मुझे कुछ भी फाइंड करना हो तो मैं फाइंड कर सकती हूँ। सपोज मुझे फाइंड करना है द अल्फाबेट आर, तो आप देखो आर मुझे कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। अब 3 कहाँ आता है, 0 1 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे आर है, तो मुझे यहाँ पे आर मिल रहा है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ एक बार ही आर नहीं है, दोबारा भी है। दोबारा कहाँ पे है, यहाँ पे इस पोजीशन पे ही है। लेकिन फाइंड मेथड की एक चीज होती है कि जो जब भी उसे आप कुछ सबस्ट्रिंग सर्च करने को कहोगे फाइंड मेथड के थ्रू, तो जो भी पहली अकरेंस उसे मिलेगी उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, बाकी की चीज इग्नोर हो जाती है, बाकी आगे सर्च कंटिन्यू नहीं होती है। जैसे ही पहला सबस्ट्रिंग मिल गया, जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो सबस्ट्रिंग जैसे ही उसकी पहली अकरेंस मिल गई, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी मेरी सर्च और इंडेक्स पोजीशन रिटर्न हो जाती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला आर जो है वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है, मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास एक मेथड होता है आर फाइंड। आर फाइंड मीन्स रिवर्स वाला फाइंड। तो ये आर, ये वाला आर नहीं है, ये आर अल्फाबेट है जो मैं सर्च कर रही हूँ, और आर फाइंड मेथड है। आर फाइंड मेथड है जिसकी मदद से मैं रिवर्स में फाइंड जो है वो शुरू करूंगी, मतलब सर्च ऑपरेशन जो है मेरा वो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन ना करके वो बैकवर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आर लिखूंगी तो क्या रिटर्न हो जाएगा, 21। अब मुझे ये वाले आर की इंडेक्स पोजीशन रिटर्न हो रही है, ना कि इस वाले आर की। हो यहाँ पे भी यही रहा है कि बैकवर्ड से शुरू होते हुए जो भी पहली अकरेंस मुझे आर की मिलेगी उसी का इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मैं कुछ ऐसी चीज सर्च करती हूँ जो मेन स्ट्रिंग में है ही नहीं। सपोज मैं सर्च कर रही हूँ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वर्ड इस स्ट्रिंग में है कि नहीं है, नहीं है ना, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, -1। एरर नहीं शो होता है यहाँ पे। अगर कोई सब स्ट्रिंग जो मैं सर्च कर रही हूँ वो मेरी मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे आउटपुट मिलता है -1। ओके। फिर आ जाती है दूसरी चीज कि अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ मैन्युअली, यानी मैं खुद बताना चाहूँ कि कहाँ से कहाँ तक सर्च करो, तो वो भी हमारे पास फाइंड में ऑप्शन होता है। एक्चुअली फाइंड का अगर मैं सिंटेक्स आपको बताऊं तो क्या होता है, पहले जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो होता है सब स्ट्रिंग, देन आप बिगिनिंग और एंड आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये सिंटेक्स है, सबसे पहले सब स्ट्रिंग दे दो जो आप सर्च करना चाहते हो, देन बिगिनिंग इंडेक्स दे दो, देन एंड इंडेक्स दे दो। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं स्पेसिफाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी 0 और एंड की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, क्या कंसीडर हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग की वैल्यू कंसीडर हो जाती है 0, और जो एंड की वैल्यू है वो कंसीडर होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकती हूँ। सपोज मुझे सर्च करना है द अल्फाबेट ए। ठीक है, ए अल्फाबेट में सर्च करना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ से कहाँ तक सर्च करना चाहती हूँ, सिर्फ बिगिनिंग पोजीशन 0 से लेकर 5th पोजीशन तक। तो अगर मुझे 5th पोजीशन तक चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगी, 6 लिखूंगी। ये सर्चिंग में हमेशा रहेगा। आप पाइथन में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एंड पोजीशन को हमेशा एक बढ़ा के ही लिखना पड़ता है, चाहे वो आप स्ट्रिंग्स में यूज कर रहे हैं, चाहे आप रेंज में यूज कर रहे हैं, जहां पे भी आप एंड पोजीशन स्पेसिफाई करें एक आपको इंडेक्स पोजीशन आगे ही जाना पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स में चेक करना चाहती हूँ, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स के अंदर मेरी ये सब स्ट्रिंग है या नहीं है, तो मैं बिगिनिंग इंडेक्स दूंगी 0 और एंड इंडेक्स हो जाएगा मेरा 6। तो अगर मैं आउटपुट देखती हूँ तो आउटपुट मिल जाएगा मुझे 2। तो ये हो गया 0, ये 1 और ये सेकंड पोजीशन पे है ए, इसीलिए आउटपुट आ गया 2।
तो इसी तरीके से मैं कुछ भी फाइंड कर सकती हूँ बिगिनिंग और एंड स्पेसिफाई करके, और अगर नहीं करूंगी तो बिगिनिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगी 0 और एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर सिंटेक्स फाइंड का। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है फाइंड और इंडेक्स में? ऐसे तो फाइंड और इंडेक्स ना बिल्कुल सेम होता है, इंडेक्स में भी आप सेम चीजें कर सकते हैं। अगर आप ए सर्च करना चाह रहे हैं तो भी आउटपुट सेम आएगा। अगर आप इंडेक्स में इजी डाल रहे हैं सपोज, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट भी सेम आता है। बस द मेन डिफरेंस इनके अंदर क्या है, फाइंड और इंडेक्स के अंदर अगर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैंने देखा था कि डिफिकल्ट जो है सबस्ट्रिंग अगर मैं सर्च कर रही थी यहाँ पे, डिफिकल्ट अगर मैं सर्च कर रही थी तो वो मेरी मेन स्ट्रिंग में नहीं था, इसीलिए फाइंड के टाइम पे फाइंड मेथड यूज करते टाइम मुझे आउटपुट मिला था -1, बट दिस टाइम मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, वैल्यू एरर मिल जाएगा आउटपुट। इंडेक्स के केस में अगर कोई सबस्ट्रिंग अकर नहीं करती है मेन स्ट्रिंग में तो एरर आता है, बट फाइंड के केस में आपके पास एरर नहीं आता है, -1 आउटपुट आता है। बाकी कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। जैसे हम आर फाइंड यूज कर रहे थे रिवर्स डायरेक्शन में सर्च करने के लिए, वैसे ही मैं आर इंडेक्स भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं आर इंडेक्स यूज कर रही हूँ तो आप देख लीजिए सेम है। अगर मुझे आर ही सर्च करना होता, जैसे मैंने प्रीवियसली आर सर्च किया था, यहाँ पे आर फाइंड के टाइम पे क्या आउटपुट था 21, आर इंडेक्स के टाइम पे भी आउटपुट आ रहा है 21। तो कभी भी अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड में क्या डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस, अगर सब स्ट्रिंग एब्सेंट है मेरी मेन स्ट्रिंग में तो फाइंड के टाइम पे आउटपुट आता है -1, बट इंडेक्स के टाइम पे, इंडेक्स मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो आता है वैल्यू एरर। ओके, अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सपोज मेरे पास ये एक टंग ट्विस्टर है, कैन यू कैन अ कैन एज अ कैनर कैन कैन अ कैन, तो इसमें ढेर सारे सीज हैं, आप नोटिस कर लीजिए इसमें ढेर सारे सीज हैं, इनफैक्ट इसमें एन भी ढेर सारे हैं। तो अगर आप फाइंड मेथड यूज करोगे तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जो भी सी की फर्स्ट अकरेंस होगी वो आपको उस जगह का इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, और अगर आप आर फाइंड यूज करोगे तो फ्रॉम द राइट हैंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड जो भी फर्स्ट अकरेंस आएगी सी की उसका इंडेक्स जो है मुझे रिटर्न हो जाएगा। बट आई कैन नेवर फाइंड दीज सीज, ये वाले जो मिडल में आ रहे हैं सी, इनका इंडेक्स मैं कभी भी आर फाइंड या फाइंड मेथड से नहीं निकाल पाऊंगी, इसके लिए मुझे मैन्युअली कोड करना पड़ता है। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, इसके लिए मैनुअल कोडिंग करनी पड़ती है टू नो ऑल द पोजीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, जितनी भी अकरेंसेज है सारों के इंडेक्स अगर मुझे जानने हैं तो मैं खुद से कोड लिखूंगी। सपोज मैं मेन स्ट्रिंग भी यूजर से इनपुट करवा रही हूँ और सबस्ट्रिंग क्या सर्च करनी है वो भी यूजर से इनपुट करवा रही हूँ, तो ये उसका कोड है। उसके बाद मैं कुछ वेरिएबल्स ले लूंगी पहले से ही, लेंथ के लिए मैं n ले रही हूँ, मेरी मेन स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ, उसे n में स्टोर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं पोजीशन वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं -1 इनिशियलाइज कर रही हूँ और फ्लैग वैल्यू ले रही हूँ फॉल्स। पोजीशन की वैल्यू -1 क्यों ले रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं शुरू कर रही हूँ एक लूप वाइल ट्रू, और मैं फाइंड मेथड का यूज कर रही हूँ। str1 क्या है, मेरी मेन स्ट्रिंग, ठीक है, str1 है मेरी मेन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग मैं सर्च कर रही हूँ, और मैं सब स्ट्रिंग सर्च कर रही हूँ स्पेसिफाइड पोजीशन पे। ये बिगिनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स मैं खुद स्पेसिफाई कर रही हूँ, इसी की मदद से ये सारा कोडिंग हो पाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था कि पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ फर्स्ट अकरेंस जो है उसका इंडेक्स मुझे मिल रहा था, बट अगर मैं उसे बता दूं, सपोज अगर मैं कंसीडर करूं यही वाली स्ट्रिंग जो हम अभी पढ़ रहे थे, कैन यू कैन अ कैन कैन, ओके, इसे मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, कैन यू कैन अ कैन कैन एज अ कैनर कैन अ कैन, ओके। अब इसका अगर एक बार सी एनकाउंटर हो गया फाइंड मेथड से, सपोज सी एनकाउंटर हो गया, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब सर्च हो ना तो सर्च स्टार्ट हो यहाँ से, ओके, यहाँ तक, ठीक है। ये वाला सारा पोर्शन इग्नोर हो जाए क्योंकि यहाँ वाला सी जो है ऑलरेडी सर्च हो चुका है, ऑलरेडी इसका इंडेक्स मुझे पता लग चुका है, ये फर्स्ट अकरेंस है। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगी फाइंड में, सिर्फ सबस्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगी तो भी मुझे इसका इंडेक्स मिल रहा था। मैं चाह रही हूँ जब नेक्स्ट टाइम फाइंड मेथड यूज हो तो सर्च स्टार्ट हो यहाँ से, ठीक है, ये सारा हट गया हो और सर्च स्टार्ट हो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो। अब यहाँ से स्टार्ट होगी सर्च, कहाँ पे जाएगी, ये अकरेंस मिल गया, सर्च हो जाएगी खत्म।
अब मैं चाहती हूँ कि जब इसका इंडेक्स भी मुझे मिल जाए तो जब नेक्स्ट टाइम मेरी सर्च शुरू हो तो सर्च शुरू हो यहाँ से, ये सारा कुछ इग्नोर हो जाए, यहाँ से सर्च शुरू हो। और जैसे ही ये सी मिल जाए तो स्कैनिंग जो है नेक्स्ट टाइम कहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, और ये सारी चीजें कंसीडर हो। वैसे ही करते करते अब प्रीवियस चीजों को छोड़ते हुए मैं बिगिनिंग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप देख रहे हो एंड तो मेरा फिर भी सेम ही रहने वाला है। इस केस में भी जब स्टार्टिंग का केस था तब भी एंड सेम रहने वाला था, और बाकियों के केसेस में भी एंड सेम रहेगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, बिगिन पोजीशन को आगे बढ़ाती जा रही हूँ। आप देख रहे हो मैं बिगिन पोजीशन को ही आगे बढ़ा रही हूँ और एंड पोजीशन जो है वो मैं सेम रख रही हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोग्राम मैंने लिखा है जो सेम रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला है। बिगिन पहले है, सबसे पहले है बिगिन 0, और जैसे ही 8th पोजीशन पे फर्स्ट मेरा सी एनकाउंटर हो जाएगा, उसके बाद पोजीशन जो हो जाएगी ना, पोजीशन हो जाएगी 9। ठीक है, 9 पोजीशन हो जाए और उसके बाद एंड पोजीशन तक वो सारा का सारा स्कैनिंग करे। तो इस सारी सब स्ट्रिंग जो है, ये जो अगर मैं सपोज इसे मेन स्ट्रिंग कंसीडर करूं, ये जो मैंने हाईलाइटेड एरिया रखा है, तो इसमें फर्स्ट अकरेंस सी की मिल जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम जब सर्च हो तो ये सारा का सारा इग्नोर हो जाए और बिगिनिंग पोजीशन हो ये वाली, ताकि ये स्ट्रिंग जो है मेन स्ट्रिंग कंसीडर हो और यहाँ पे फाइंड ऑपरेशन चले। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार खुद भी ट्राई करना ये कोड लिखने का। फाइंड में मैं डाल रही हूँ पोजीशन +1, इसीलिए मैंने पहले पोजीशन -1 रखी थी, ताकि जब फर्स्ट टाइम लूप चले तो 0th पोजीशन से चले, इसीलिए -1 रखा है। -1 +1 हो जाएगा 0, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो उसका बिगिन होगा 0 से, और n है मेरी लेंथ, ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ, एक चेक लगा रही हूँ मैं कि अगर पोजीशन इज इक्वल टू -1 है, वो कौन से केस में आता है, जब सबस्ट्रिंग नहीं मिलती है तो फाइंड क्या रिटर्न कर देता है, फाइंड रिटर्न कर देता है -1। उस केस में लूप से ब्रेक कर जाना है हमें। अगर तो सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो ब्रेक कर जाओ, अगर सबस्ट्रिंग मिल रही है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन चलेगा ही नहीं, सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएंगे हम, इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। फिर मुझे पोजीशन प्रिंट करवानी है कि कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे मेरा सबस्ट्रिंग फाइंड हुआ है, वो पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। साथ ही साथ फ्लैग वेरिएबल जो है वो ट्रू डिक्लेयर कर रही हूँ, ताकि मैं बता सकूं कि जो सबस्ट्रिंग है वो मिल गई है। और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी लूप चलती जाएगी ना, उसके बाद मैं एक लास्ट चीज चेक कर रही हूँ कि अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, दैट मीन्स मुझे सबस्ट्रिंग मिली ही नहीं। फ्लैग की वैल्यू फॉल्स किस केस में होने वाली है, जब ये एक भी बारी ये लूप नहीं चलेगी, तब ही फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी। क्योंकि आप देख रहे हो फ्लैग की वैल्यू मैंने पहले से फॉल्स रखी है। अगर ये लूप एक भी बारी नहीं चलेगी, उसी केस में ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज अगर ये एक बार भी चल गई, दैट मीन्स यहाँ तक तो कंट्रोल आया ही होगा, और यहाँ तक कंट्रोल आया होगा तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई होगी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो प्रिंट ही नहीं होगा। अब इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं, pystr.py। ओके, अब मैं इसे रन कर रही हूँ। क्या स्ट्रिंग ली थी मैंने, अगर याद हो तो ली थी मैंने कैन यू कैन, जो भी था। ठीक है, अब सर्च क्या करना है, मुझे सबस्ट्रिंग सी सर्च करनी है। तो देखो सारी की सारी पोजीशंस मुझे आराम से मिल गई, कौन कौन सी पोजीशन पे सी है। फर्स्ट टाइम सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। सेकंड टाइम सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, 14th इंडेक्स पे है। थर्ड टाइम मिल गया 23rd इंडेक्स पे, फोर्थ टाइम मिल गया 30th इंडेक्स पे, फिफ्थ टाइम मिल गया मुझे 34th इंडेक्स पे, और लास्ट पोजीशन कौन सी है, 40। ये मैं आर फाइंड से भी निकाल पा रही थी 40 पोजीशन, और ये जो फर्स्ट पोजीशन है 8 इंडेक्स पे, और ये भी मैं निकाल पा रही थी फाइंड मेथड से। बट ये जो सारी पोजीशंस है ये मैं नहीं निकाल पा रही थी, ये इसके लिए मुझे मैनुअली कोड लिखना पड़ा। आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। हमने एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अकरेंसेस चेक करनी है कि कितनी बारी वो अकर कर रहा है, कहाँ कहाँ अकर कर रहा है। वो तो हम फाइंड मेथड से अकर ढूंढ रहे थे कि इंडेक्स पोजीशन बता दो, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं काउंट करूँ कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग कितनी बार है मेरी मेन स्ट्रिंग में, तो मेरे पास कौन सा मेथड अवेलेबल होता है।
तो काउंट मेथड मेरे पास अवेलेबल होता है। सपोज मेरे पास एक ये सब स्ट्रिंग मैंने लिख दी है, ए बी ए बी ए बी करके मैंने ढेर सारे एज और बीज यूज कर लिए हैं इसमें। अगर मैं चाहती हूँ मैं काउंट करूँ कि इस मेन स्ट्रिंग में कितनी बारी ए है, तो काउंट मेथड यूज करूंगी। एस डॉट काउंट में मैं ए लिखूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि 16 टाइम्स इसमें ए है। और अगर मैं चाहती हूँ काउंट करूँ ए बी, तो ए बी कितनी बारी है, 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स मुझे मिल जाएगा। मुझे खुद काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं मेथड यूज करूंगी, काउंट मेथड। और मैं चेक कर पाऊंगी कि कितनी बारी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग अकर कर रही है मेरी मेन स्ट्रिंग में। अगर मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे ही मुझे चाहिए कि कितनी बारी अकर कर रहा है, जैसे मैं फाइंड मेथड में बिगिनिंग और एंड खुद स्पेसिफाई कर पा रही थी, वैसे ही काउंट मेथड में भी बिगिनिंग और एंड में खुद भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि जो आप काउंट कर रहे हो सब स्ट्रिंग वो सिर्फ 2 से लेकर 8th इंडेक्स तक ही हो, तो मैं बिगिन करूंगी 2 से और एंड कर दूंगी 9 पे, ताकि 8th इंडेक्स तक ही सर्च हो। यानी इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 8 तक ए कितनी बारी आ रहा है मुझे बता दो, तो वो आ रहा है 4 बार। और अगर मैं चेक करना चाहूँ कि सबस्ट्रिंग ए यानी 2 टाइम्स ए कितनी बारी अकर कर रहा है इंडेक्स पोजीशन 3 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 14 तक, तो मैं लिखूंगी ए और 3 और 15 में बिगिन और एंड वैल्यू स्पेसिफाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 3rd इंडेक्स से लेकर 14 इंडेक्स तक डबल ए एक बारी भी नहीं आया, यानी 0 आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। तो अगर हम चाहें कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं रिप्लेस मेथड के थ्रू। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है ओल्ड स्ट्रिंग, एक होता है न्यू स्ट्रिंग। जो भी हमारे पास पुरानी वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी न्यू वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम मैं सेव कर रही हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या डेटा है, लर्निंग पाइथन इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को मैं सेव करती हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग में। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग में कुछ एक वर्ड को रिप्लेस कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज करती हूँ, रिप्लेस मेथड। तो ओरिजिनल ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस मेथड यूज करूंगी। रिप्लेस क्या करना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूंगी जिससे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। जिसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ मतलब ओल्ड सब स्ट्रिंग जिसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करूंगी। और मैं किससे रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं इजी वर्ड से रिप्लेस करना चाहती हूँ। पर इसे मैं किस में स्टोर कर दूंगी, सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ न्यू स्ट्रिंग। ओके, अभी मैंने क्यों लिखा है मैं आपको समझाऊंगी। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में मैंने रिप्लेस मेथड यूज किया कि डिफिकल्ट जो है वो रिप्लेस हो जाए बाय द वर्ड इजी। तो बताओ अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ये अगली लाइन में लिखती हूँ, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग को, तो आउटपुट क्या आ रहा है आप देखो, स्टिल पुराना वाला ही आउटपुट आ रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग का। और अगर मैं प्रिंट करती हूँ न्यू स्ट्रिंग, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, चेंज्ड आउटपुट आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेंज्ड आउटपुट क्यों आ रहा है और ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि स्ट्रिंग्स होते हैं म्यूटेबल, स्ट्रिंग्स होते हैं इम्यूटेबल। आपको याद रखना है ये स्ट्रिंग्स होते हैं इम्यूटेबल और उसमें कभी भी चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप उसमें चेंजेस लाएंगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसके अंदर वो चेंजेस लाए जाते हैं, ना कि ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसमें चेंजेस आते हैं। जब आप न्यू स्ट्रिंग में नहीं भी स्टोर कर रहे थे, अगर सपोज मैं ये खाली भी ऐसे लिखती हूँ ना, खाली ये ऐसे ही कमांड लिख रही हूँ और इसे किसी में सेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो भी जो ये आउटपुट मिल रहा है ना, ये आउटपुट जो है ये अगर मैं किसी में सेव नहीं करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसे न्यू स्ट्रिंग में स्टोर किया था। बट अगर इसके बाद मैं दोबारा से ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो आउटपुट जो है ना, आउटपुट पुराना ही आने वाला है, चेंज्ड आउटपुट नहीं आने वाला है। क्योंकि जो भी आप चेंजेस ला रहे हो उस चेंज के साथ आपको एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न की जाती है। ये जो रिप्लेस मेथड है ये एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसे आप चाहो तो सेव कर लो, इसे आप चाहो तो ना सेव करो, बट ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं लाने वाला है।
नई स्ट्रिंग बनेगी, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें नया डेटा जाएगा और वही रिटर्न होने वाला है, उसी का रेफरेंस रिटर्न होने वाला है न्यू स्ट्रिंग के अंदर। आप चाहें तो आप आईडी भी चेक कर सकते हैं, आईडी ऑफ ओरिजिनल string, string. ID of original string is something, but ID of new string is different, is going to be different definitely. ID of original string कुछ है, ID of new string कुछ और है, मतलब ये दोनों एक सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। हम एक स्ट्रिंग को ढेर सारे सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है स्प्लिट मेथड। वी कैन स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड सेपरेटर बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। सेपरेटर मतलब किस बेसिस पे आप एक स्ट्रिंग को अलग करना चाहते हो, कोई एक आपके पास पैरामीटर जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस पे एक स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करोगे, तो वो होता है सेपरेटर। तो एस डॉट स्प्लिट के अंदर हम मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं उस पर्टिकुलर सेपरेटर का जिसके बेसिस पे हम स्ट्रिंग को सेपरेट करना चाहते हैं, और ये स्प्लिट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, हमें रिटर्न करता है लिस्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है, लिस्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो आप सिर्फ एक ये चीज याद रख लीजिए कि लिस्ट ये रिटर्न करता है। और अगर हम कोई भी सेपरेटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्पेस इज द सेपरेटर। रिटर्न टाइप ऑफ स्प्लिट मेथड इज लिस्ट। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है लिव लव लाफ, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं चाहूं कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग को 3 वर्ड्स जो इसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर हैं, इन तीनों वर्ड्स को स्प्लिट कर दूं, तो मैं यूज करूंगी स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना होता है कि स्प्लिटिंग किस बेसिस पे हो रही है, मतलब कौन सा कैरेक्टर देखते ही मेरी स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट कर जानी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि स्पेस देखते ही स्प्लिट हो जाए। तो आप देख रहे हो आउटपुट क्या आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है एक लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट की फॉर्म हमें कैसे पता लग रही है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं और हर एक वैल्यू के बीच में है एक कॉमा, और ये है हमारे पास जो सब स्ट्रिंग्स जो स्प्लिट होके आई है ना, वो सब स्ट्रिंग है। ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये थर्ड वर्ड, ये हो गए स्प्लिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेस। वैसे ही अगर स्ट्रिंग होती लिव लव लाफ, ओके, कुछ इस तरीके से आपके पास सपोज स्ट्रिंग होती और यहाँ पे आपके पास स्पेस की जगह क्या है, अंडरस्कोर। तो इस केस में आप क्या करोगे, स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपको क्या स्पेसिफाई करना है, सेपरेटर अंडरस्कोर। तो अगेन आपके पास सेम आउटपुट आया, यहाँ पे आप सेपरेटर क्या दे रहे हो, अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बेसिस पे ही स्प्लिटिंग हो जाएगी। अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई ना करूं तो भी बाय डिफॉल्ट स्पेस ही यूज होता है एज अ सेपरेटर। एस डॉट स्प्लिट अगर मैं यूज कर रही हूँ तो भी स्पेस ही बाय डिफॉल्ट कंसीडर हो रही है एज अ सेपरेटर, और आउटपुट इसमें और इसमें सेम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी हमने स्प्लिट किया, अब हम वापस ज्वाइन भी करना चाहेंगे। मैं ये सेम एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूंगी। अभी हमने एक स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था एक लिस्ट में, तो इसी लिस्ट को वापस सपोज मैं एक एल नाम की लिस्ट ले रही हूँ, सेम डेटा सेव कर रही हूँ जो अभी हमने स्प्लिट किया, इसे मैं एल में सेव कर रही हूँ। आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, इसका टाइप क्या होने वाला है, एल का होने वाला है लिस्ट। ओके, तो इस लिस्ट को अगर मैं वापस ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहती हूँ, या इनफैक्ट ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी लिस्ट को आप लिस्ट की जो भी वैल्यूज हैं उसे ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो मेथड है ज्वाइन। नेम से ही पता लग जाता है आपको कि फंक्शन काम क्या करने वाला है। एस डॉट ज्वाइन मुझे मेथड लिखना पड़ता है, बट ये एस क्या होने वाला है, यहाँ पे ना एक्चुअली एस होता है आपका सेपरेटर। सेपरेटर जो भी होता है ना वही सेपरेटर, ओके। सो ये सेपरेटर जो होता है उसी के बेसिस पे ज्वाइन होगी। पहले सेपरेटर के बेसिस पे स्प्लिटिंग हो रही थी, अब सेपरेटर के बेसिस पे ही ज्वाइनिंग होने वाली है मेरी लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसकी। तो जिसकी ज्वाइनिंग करनी है उसे मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगी और सेपरेटर क्या दे दूंगी, किस बेसिस पे आप जो है ज्वाइनिंग आप करना चाहते हो, आप स्पेस के बेसिस पे ज्वाइनिंग करना चाहते हो। तो ये देखो स्ट्रिंग आ गई लिव लव लाफ। स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे, एक था लिव, एक था लव, एक था लाफ, ओके। तो मैंने ज्वाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो हर एक
वैल्यू के बाद, हर एक लिस्ट एलिमेंट के बाद एक एक स्पेस आती जाएगी और ज्वाइन होती जाएगी दूसरी वैल्यू, फिर एक स्पेस आएगी और दूसरी वैल्यू ज्वाइन हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, एप्पल, बैट, कैट, डॉग। ठीक है, ये मैं सेव कर रही हूँ एक लिस्ट के अंदर। अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हैश, स्पेसिस की जगह क्या आनी चाहिए, हैश, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक स्ट्रिंग में स्टोर हो जाने चाहिए। ज्वाइन फंक्शन यूज करूंगी, किसके एलिमेंट्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, लिस्ट के एलिमेंट्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एल जो वेरिएबल है वो ज्वाइन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है। अब प्रिंट करवाती हूँ एस, तो देख रहे हो आप, एप्पल के बाद में आ रहा है हैश, बैट के बाद में आ रहा है हैश, हर एक वैल्यू को जोड़ने के लिए क्या यूज हो गया, हैश। तो इसे मैं यहाँ पे सेपरेटर बोलूंगी या ज्वाइनिंग बोलूं, तो अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ पे हो गया ज्वाइनिंग सिंबल, और स्प्लिट के टाइम पे इसे हम सेपरेटर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग केस ऑफ अ स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज होने वाला है। अगर आप केसेस चेंज करना चाहते हो एक स्ट्रिंग में, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अपर से लोअर से अपर केस में जाना है तो अपर मेथड, अपर से लोअर में जाना है तो लोअर मेथड। अगर एक स्ट्रिंग को टाइटल बनाना है तो टाइटल मेथड, कैपिटलाइज बनाना है तो कैपिटलाइज मेथड, स्वैप करना है केस लोअर का अपर में और अपर का लोअर में तो स्वैप केस। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग है लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी, यही हम यूज कर रहे हैं हर एक एग्जाम्पल में। इसको अगर मैं अपर मेथड यूज करती हूँ इसी स्ट्रिंग के लिए, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इसमें मैं यूज करती हूँ, अगेन मैं ये शो कर रही हूँ कि चेंजेस जो हैं वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं आ रहे हैं, रिटर्न जो हो रहा है वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, क्योंकि जब वापस मैं एस प्रिंट कर रही हूँ, आप देख रहे हो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है। तो दिस प्रूव्स चेंजिंग केस ऑफ अ स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं, इन ये भी कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं ला रहे हैं, दे विल ऑल्सो रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विद न्यू चेंजेस। तो लोअर के लिए मेरे पास लोअर है, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी लोअर में ही थे, तो लोअर में ही रह रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर टाइटल यूज करती हूँ तो सारे के सारे जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ अपर केस में हो जाएगा। ये फर्क होता है टाइटल और कैपिटलाइज में, कि जब मैं कैपिटलाइज यूज कर रही हूँ तो देख रहे हो आप कि सारी की सारी स्ट्रिंग में सिर्फ पहले वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो ही कैपिटलाइज होता है या अपर केस में होता है। बट टाइटल में क्या होता है, जितने भी वर्ड्स है सबका पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब सपोज मैं एस डॉट टाइटल कर रही हूँ और इसे वापस स्टोर कर रही हूँ एस में, तो एस की वैल्यू अब जाके चेंज हो रही है। लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी, बट आप खुद ट्राई कर लेना घर में। अगर आप इससे पहले, इस फंक्शन को यूज करने से पहले, टाइटल मेथड को यूज करने से पहले अगर आप एस की आईडी चेक करते तो वो कुछ और होती, और अब अगर आप एस की आईडी चेक करोगे इस मेथड को यूज करने के बाद तो आईडी डिफरेंट होगी। दिस मीन्स कि जब मैं चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, देन विद दोज चेंजेस एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ना कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज आएगा। अगर स्वैप केस करना हो तो स्वैप केस में मेथड यूज करूंगी, तो जो भी उसमें अपर केस होगा अल्फाबेट वो लोअर केस हो जाएगा और लोअर केस वाले अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब स्वैपिंग हो जाएगी अपर की लोअर में, लोअर की अपर केस में। देन मेरे पास टॉपिक है चेकिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं, या एंड हो रही है या नहीं, तो उसके लिए भी मेरे पास मेथड्स होते हैं, स्टार्ट्स विद या एंड्स विद। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है लर्न पाइथन, तो एस डॉट स्टार्ट्स विद लर्न है तो ट्रू प्रिंट हो रहा है, एंड्स विद पाइथन ट्रू प्रिंट हो रहा है, स्टार्ट्स विद एल ट्रू प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे लर्न से शुरू हो रहा है इसीलिए यहाँ पे ट्रू शुरू हो रहा है, और इस स्ट्रिंग में पाइथन पे एंड हो रहा है इसीलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है, एंड्स विद पाइथन। पाइथन जो है इजी इसलिए भी कही जाती है क्योंकि इसमें मोस्टली जो चीजें होती हैं वो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि इट इज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अगर मैं इसे पढ़ रही हूँ स्टार्ट्स विद लर्न, तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि क्या जो मेरी स्ट्रिंग है वो शुरू हो रही है लर्न से या नहीं। तो इट इज क्वाइट इजी।
पढ़ने से ही सीधे सीधे इंटरप्रेट हो पा रहा है। फिर आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं चेक करने के लिए वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, इज अल्फाबेट, इज डिजिट, इज अपर, इज लोअर, इज टाइटल, इज स्पेस। तो ये सारे बहुत यूजफुल मेथड्स होते हैं, बहुत प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि बहुत बड़े जो वेबसाइट्स भी होते हैं ना, उसमें जो फॉर्म्स यूज होते हैं उसके अंदर इंटरनली ऐसे वाले मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इसे ऐसे मत समझिएगा कि ये बहुत छोटे से मेथड्स हैं, इनका क्या ही यूज होगा, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये फॉर्म्स में जरूर यूज होते हैं। आप कितने सारे फॉर्म्स अभी तक भर चुके होंगे अपने एग्जाम्स के लिए, उन सभी फॉर्म्स में इंटरनली इन मेथड्स का यूज कहीं ना कहीं होता है। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है पाइथन, तो अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसमें ये इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं या नहीं, तो मैं यूज करूंगी इज अल्फा, तो मुझे रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर मैं चेक करती हूँ इज डिजिट, तो फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में डिजिट तो कोई है ही नहीं। अगर मैं चेक कर रही हूँ इज एलनम, तो भी ट्रू होगा क्योंकि एलनम हो गया अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फाबेट तो है ही है ना, इसीलिए ट्रू प्रिंट हो रहा है, बट डिजिट तो थे ही नहीं इसमें, इसीलिए फॉल्स प्रिंट हो गया। अब मैं स्ट्रिंग चेंज कर रही हूँ, स्ट्रिंग ले रही हूँ पाइथन 786, तो अगर मैं इसे चेक करती हूँ एलनम, तो भी ट्रू आएगा। अगर मैं इसे 786 स्ट्रिंग लेती हूँ तो चेक करती हूँ इज डिजिट, तो ट्रू आएगा। अब देखिए अगर मैं ये स्ट्रिंग ले लेती पाइथन 786 डॉट इज डिजिट, तो वो ट्रू नहीं आता क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स भी प्रेजेंट हैं। तो डिजिट वाले में ट्रू आता है सिर्फ तभी जब स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स ही हो। फिर चेक करते हैं, सपोज ये है लर्न पाइथन। अब मुझे चेक करना है कि ये टाइटल है या नहीं। टाइटल कब कंसीडर होगा, जब हर एक वर्ड जो है उसका पहला अल्फाबेट जो है वो अपर केस का होगा। तो इसमें है अपर केस का अल्फाबेट, हर एक वर्ड में अपर केस है फर्स्ट अल्फाबेट, तो इसीलिए ये टाइटल है और यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। अब मैं चेक कर रही हूँ पाइथन इज अपर, तो ये लोअर केस में मैंने पाइथन लिखा है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये लोअर केस के अल्फाबेट्स हैं। अब मैं अपर केस में लिख के चेक कर रही हूँ तो ट्रू रिटर्न कर देगा। वैसे ही अगर मैं एक स्पेस लिख रही हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर और उसमें चेक कर रही हूँ इज स्पेस, तो वहां पे मुझे ट्रू शो हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग द स्ट्रिंग। ये हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम में कर चुके हैं, फॉर्मेटिंग द स्ट्रिंग, जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट ऑपरेटर और फॉर्मेट मेथड का यूज कर रहे थे एक स्ट्रिंग के अंदर। तो इसकी एग्जांपल से ही इसे समझते हैं सीधे। कभी कभी हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमने रन टाइम पे यूजर से डेटा इनपुट करवाना होता है और उसी डेटा को फिर हम आउटपुट भी करवाते हैं। मतलब कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तब हमें नहीं पता है कि यूजर क्या डेटा इनपुट करेगा, बट हम चाहते हैं कि जो भी डेटा यूजर इनपुट कर रहा है हम वो प्रिंट करें। जैसे कि आप फॉर्म्स भरते हो तो आप लिखते हो नेम और आगे यूजर कुछ डेटा इनपुट करता है। आप लिखते हो एज, आगे यूजर कुछ डेटा इनपुट करता है। आप लिखते हो सैलरी सपोज, तो यूजर कुछ डेटा इनपुट करता है और आप चाहते हो कि ये सारा डेटा जो है वो आप एज आउटपुट शो कर सको उसी स्क्रीन पे। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। तो मैं एक मीनिंगफुल एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मेरे को एम्प्लॉय डेटा स्टोर करके आउटपुट दिखाना है, शो करवाना है एम्प्लॉय डेटा, तो मैं ई नेम ले लूंगी वेरिएबल का नाम और इनपुट फंक्शन यूज करूंगी। इनपुट फंक्शन यूज करके मैं यूजर से इनपुट ले सकती हूँ। तो एम्प्लॉय नेम किस में सेव हो जाएगा, ई नेम में। उसी तरीके से मैं ई एज भी ले लेती हूँ, सेम यही इनपुट फंक्शन यूज करूंगी इसके लिए भी मैं। और वैसे ही मैं ई सैलरी भी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगी एज और सैलरी। ओके, तो ये लेबल्स होते हैं इनपुट फंक्शन के अंदर जो हम दे रहे होते हैं, ये एज इट इज प्रिंट होता है ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि उसे क्या डेटा इनपुट करवाना है। एम्प्लॉय नेम करवा रहे हैं और वो किस में सेव कर रहे हैं, ई नेम में। एम्प्लॉय एज जो एंटर होगा यूजर के द्वारा वो हो जाएगा स्टोर ई एज में और एम्प्लॉय सैलरी स्टोर हो जाएगी ई सेल में। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है अगर इसी डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन है आपके पास, आप लिखो प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में लिखो एम्प्लॉय डेटा
और वेरिएबल्स का यूज करते हुए आप जो डेटा है वो प्रिंट करवाओ कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप यूजर से डेटा जो लेंगे वो इन वेरिएबल्स में जब स्टोर हो जाएगा तो उसे आप प्रिंट करवा सकते हैं वेरिएबल्स का नाम यूज करके। ये मेरी स्ट्रिंग है जो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे यही प्रिंट करवाना है, एम्प्लॉय नेम लिखना है। बट एम्प्लॉय नेम क्या आने वाला है वो यूजर से रन टाइम पे पता लगेगा और वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही रन टाइम पे जो भी यूजर जो भी एज डालेगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन हो गया। पहले इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो demo.py, एम्प्लॉय नेम ले लिया मैंने राम, एज ले ली मैंने 40 और सैलरी मैंने ले ली 40,000। ओके, तो ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ आ गया, प्रिंट हो गया। जो भी मैंने यूजर से इनपुट लिया ये वो इनपुट है और रन टाइम पे ये स्टोर हुआ और आउटपुट क्या, एम्प्लॉय नेम राम, एम्प्लॉय एज 40, एम्प्लॉय सैलरी 40,000। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया मैंने और जो भी डेटा था वो वेरिएबल्स का नाम लेके स्टोर कर दिया। एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, सेम आउटपुट आप एक और तरीके से ला सकते हो, जो हमारा अभी का टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के थ्रू। उसमें आप क्या करोगे, सेम चीजें लिखोगे। सपोज आपको अभी भी नहीं पता है कि आपके पास रन टाइम पे क्या डेटा अवेलेबल होने वाला है, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय नेम, आपको नहीं पता कि क्या नेम है तो आप रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज कर लो। उसके बाद आप चाहते हो एक थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय एज और आपको नहीं पता है कि एज क्या है। फिर आपने क्या लिखना है, एम्प्लॉय सैलरी, और आपको नहीं पता है कि सैलरी क्या है तो वो भी आप रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज कर लोगे। जो चीजें आपको नहीं पता है, जो रन टाइम पे यूजर से वैल्यू लेनी है, उसकी जगह आप क्या यूज करो, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ये दो करली ब्रेसेस हैं, इनको हम अगर स्ट्रिंग्स के अंदर लिखे तो इसे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसी के साथ मैं क्या करूंगी, जहां पे मेरी स्ट्रिंग एंड कर रही है ना, यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्रिंग एंड करेगी सिंगल कोट्स पे या डबल कोट्स पे, इसके साथ मैं लिखूंगी डॉट फॉर्मेट फंक्शन। डॉट फॉर्मेट के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करने होते हैं, जो जो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो उसकी आप क्या क्या वैल्यूज चाहते हो वो आप फॉर्मेट फंक्शन के अंदर लिखोगे। सपोज फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय का नाम मैं चाहती हूँ फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह है। एम्प्लॉय का नाम किस में सेव है, ई नेम में, तो यहां से मैं फॉर्मेट फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डाल दूंगी ई नेम। अब एम्प्लॉय की एज है सेकंड आर्ग्यूमेंट, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर सेकंड जो है मेरे पास, सेकंड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय की एज आ जाए तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे ई एज। वैसे ही थर्ड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह मैं चाहती हूँ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तो मैं लिख दूंगी ई सैलरी। ये सब क्या है, ये है वेरिएबल्स के नाम जिन पे मैंने डेटा स्टोर करवाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यूजर से इनपुट लिया और इन वेरिएबल्स में स्टोर हो गया डेटा। तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके मैन्युअली ये कुछ इस तरीके से कोड लिख रही हूँ जिसमें मुझे पहले एक स्ट्रिंग लेनी पड़ रही है, फिर वेरिएबल, फिर स्ट्रिंग ले रही हूँ, फिर वेरिएबल। उसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधे पहले एक स्ट्रिंग लिख दूंगी कि मेरे को चाहिए क्या क्या, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय एज चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी चाहिए। ठीक है, जो जो चीजें वेरिएबल में स्टोर है उनकी जगह मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, यानी एक्चुअल डेटा जहां लिखना है वहां मैं लिख रही हूँ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। और डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करके जो एक्चुअल डेटा है वो मैं फॉर्मेट फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ। अब देखिए इन दोनों केसेस में ही आउटपुट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आने वाला है। एम्प्लॉय का नाम ले रही हूं मैं राहुल, 30 एंड 45,000। आप देख रहे हो दोनों केसेस में ही आउटपुट आपका सेम आने वाला है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी। बट आपके पास दो केसेस आ गए कि या तो आप ऐसे यूज कर लो प्रिंट स्टेटमेंट का, या आप क्या कर लो, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर और फॉर्मेट मेथड का यूज करके भी सेम चीज इनपुट करवा सकते हो। इस फॉर्मेट फंक्शन का एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, इंडेक्सेस ले रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स होता है 0, यहाँ पे इंडेक्स होता है 1, यहाँ पे होता है 2। ठीक है, तो ये उसी तरीके से फॉलो कर रहा है कि 0th पोजीशन पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाने वाला है, फर्स्ट पोजीशन पे यानी फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड आर्ग्यूमेंट जाने वाला है, थर्ड सेकंड इंडेक्स पे थर्ड आर्ग्यूमेंट जाने वाला है। ठीक है,
अगर आप ये नहीं चाहते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या फॉलो कर रहा है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जिस ऑर्डर में आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो उसी ऑर्डर में रिप्लेसमेंट ऑपरेटर भी वर्क कर रहा है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो कौन सी जगह पे जाएगा, फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेटर पे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको टेंशन ना रहे कि कौन सा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कौन सा सेकंड आर्ग्यूमेंट है, तो आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के अंदर आप वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे वेरिएबल्स लिख दिए x y z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर आपको अब टेंशन नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट्स किस ऑर्डर में पास हो रहे हैं। चाहे आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको बताना पड़ेगा। सपोज आप पहले ही बता रहे हो y इज ई एज, y की जगह क्या आना चाहिए, ई एज। x की जगह क्या आना चाहिए, ई नेम। और z की जगह क्या आना चाहिए, ई सैलरी, ठीक है। अब मैंने ऑर्डर सेम नहीं रखा है, पहले ई नेम नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि एक्स को किसने रिप्लेस करना है, ई नेम ने रिप्लेस करना है, वाई को किसने रिप्लेस करना है, ई एज ने करना है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। आप इसे सेव कीजिए, रन कीजिए। नेम है मेरे पास सपोज सैम वॉट एवर एंड 45 एंड 52,000। तो आप देख रहे हो इसमें भी आराम से आपको दिख रहा है, कोई भी उल्टा पुल्टा आउटपुट नहीं आ रहा है। नेम की जगह नेम ही आ रहा है, एज की जगह एज ही आ रही है, सैलरी की जगह सैलरी ही आ रही है। कुछ डिफरेंस नहीं आया क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि एक्स को किसने रिप्लेस करना है, वाई को किसने रिप्लेस करना है और जेड को किसने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अगर आप नहीं यहाँ पे कुछ भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कंसीडर होता है, जिस भी ऑर्डर में आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे वही रिप्लेस होगा। तो इसी के साथ मेरा स्ट्रिंग का टॉपिक होता है कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। इसके बाहर आई डोंट थिंक कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। बस अभी कुछ प्रोग्राम्स स्ट्रिंग के रिलेटेड रहते हैं, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशंस को यूज करते हुए रियल टाइम में कहाँ कहाँ स्ट्रिंग्स यूज होती हैं उसके लिए हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। If you think you have successfully learned today's concept, please pause the video and try to answer for this. अब मैं यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स आपके लिए लिख रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, या आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिस समझ सकते हैं। ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ आप ट्राई करें। अगर आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आ गई है, आपने सारे मेथड्स फॉलो किए हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं आप बहुत आराम से लिख पाएंगे, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में होगा इसका सल्यूशन और मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से ये वाले प्रोग्राम्स आप सॉल्व करते हैं along with some other programs as well. If you had fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.